दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर सिंगापुर जाने की अनुमति देने में देरी का आरोप लगाया है। केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली मॉडल को प्रस्तुत करने के लिए सिंगापुर सरकार का न्योता मिला है और यह न्योता देश के लिए गौरव और मान की बात है। दुनिया दिल्ली मॉडल के बारे में जानना चाहती है, ऐसे में उन्हें जाने से रोकना देश हित के खिलाफ है। केजरीवाल ने यह भी लिखा कि मुझे जल्द सिंगापुर जाने की अनुमति दें ताकि मैं देश का नाम रोशन कर सकूं। आपके सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी को केजरीवाल मॉडल का डर है। मैंने तो जो संघीय ढांचे की मजबूती का मुद्दा उठाया कि किस तरीके से आप देश के संघीय ढांचे को लगातार प्रहार कर रहे हैं। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सिंगापुर में वर्ल्ड सिटी सम्मेलन में दिल्ली का मॉडल रखने के लिए जाना है और मुख्यमंत्री को जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं। 1.25 महीने से फाइल रोक के बैठे हुए हैं। तो ये विषय मैंने उठाया, क्या केजरीवाल जी के मॉडल से मोदी जी को डर लगता है? क्योंकि उनका एक फर्जी मॉडल है मोदी का और ये असली मॉडल है केजरीवाल का। तो इस तरह से डर के तो आप राजनीति कर नहीं सकते। आप एक मुख्यमंत्री को कैसे रोक सकते हैं? उधर मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने चौंकाया है। सिंगरौली में हुए मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की है। सिंगरौली में आपकी रानी अग्रवाल ने बीजेपी के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी के कब्जे में थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का पहला मेयर बन गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि सिंगरौली नगर निगम में मेयर पद पर जीत हासिल करने वाली आप उम्मीदवार रानी अग्रवाल सभी विजेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई। मेहनत से जनता के लिए काम कीजिए। देश के हर कोने में अब जनता आम आदमी पार्टी की ईमानदार राजनीति को पसंद कर रही है। संसद के आज शुरू हो रहे मानसून सत्र से पहले कल केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और संसद के सुचारू कामकाज के लिए बुलाई गई इस बैठक में पीएम मोदी के नहीं आने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या ये असंसदीय नहीं है? संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 45 दलों को न्योता दिया, लेकिन आए 36 दल। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, एनसीपी के शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत, आप के संजय सिंह समेत विपक्ष के तमाम नेता मौजूद रहे। लेकिन केंद्र सरकार की बुलाई बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न आने पर विपक्ष ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि संसद के आगामी सत्र पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक अभी शुरू हुई है और प्रधानमंत्री हमेशा की तरह अनुपस्थित हैं। क्या यह असंसदीय नहीं है? उधर सरकार की ओर से जवाब आया कि यूपीए के दौर में तत्कालीन प्रधानमंत्री भी ऐसे बैठकों में नहीं आते थे। मैं 2014 से पहले कौन प्रधानमंत्री इसमें आते थे ये बता दे दें। और उससे पहले बहुत वर्षों तक चीफ व्हिप ये मीटिंग चलाते थे। बाद में पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री और कोई चलाते थे। अभी हम 2014 से माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में उस टाइम भी चलता था, आज भी चल रहा है और अंत में प्रधानमंत्री जी एज ए गुड गेस्चर आते थे। अभी प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, इस बार आए हैं नहीं है। लेकिन जो लोग अपने टाइम पे कितने बार प्रधानमंत्री जी को लाए थे, तो इन लोगों को इशू नहीं है, इसलिए इस छोटे छोटे ऐसे इशू को ये नॉन इशू को इशू कन्वर्ट करना चाहते हैं। संसद के मानसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष अग्निपथ योजना, किसानों की बदहाली, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी कर चुका है। 13 से 14 मुद्दा ऐसा रखा है जिसमें हिंदुस्तान की आज आर्थिक हालत से लेकर हिंदुस्तान की आज जो इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति हो रहे हैं, सारे चीज़ों की दाम जिस धरल्ले से बढ़ते जा रहे हैं, लोग आज आर्थिक स्थिति के चलते हाहाकार कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे को हम लोग सामने लाना चाहते हैं, चर्चा में लाना चाहते हैं। इसके साथ साथ हिंदुस्तान में सांप्रदायिक तनाव,
हिंदुस्तान में अग्निपथ रिक्रूटमेंट के लेकर जिस तरीके आम युवाओं के अंदर एक खलबली मच गए हैं, एक आशंका पैदा हुए हैं, इस सारे मुद्दे को लाने के लिए हम लोग यहाँ गुहार लगाए हैं। ईडी का सीबीआई का दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ कर रहे हैं। हमारे एक स्वास्थ्य मंत्री को, सत्येंद्र जैन जी को 2 महीने से पकड़ के बंद करके रखा हुआ है। कोई कारण नहीं है, एक फर्जी मामला बना के, कोई आधार नहीं है। ये विषय भी मैंने उठाया। उधर सरकार की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मौजूद थे। सरकार की ओर से इस सत्र में 24 नए बिल पेश करने की तैयारी है। 32 बिल्स इंडिकेट किया गया है वेरियस डिपार्टमेंट से। मैं ये कहना चाहता हूं उसमें 14 बिल्स हमारा तैयारी है, 14 बिल हमारा पूरा तैयारी है। वो 14 बिल हम प्रेजेंट करेंगे और हम 32 बिल इसके लिए दिया है, लेट देम बी प्रिपेयर्ड। अगर इसमें ही मैंने सुना कि आप 32 बिल दिया है, उसमें 14 कौन सा लेते हैं हमको पता नहीं है, ये भी मुझे सुनाई पड़ा। उधर भी कुछ लोग कह रहे थे मुझे। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होकर 12 अगस्त तक चलेगा। सर्वदलीय बैठक में भले ही कोशिश संसद को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मेल मिलाप से चलाने की हो, पर आसार ऐसे जरा भी नहीं दिख रहे हैं। विपक्ष के अपने मुद्दे हैं तो सरकार के अपने कामकाज। जाहिर है कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं है, लिहाजा मानसून सत्र में भी खूब गर्मा गर्मी देखने को मिलेगी। नई दिल्ली में कैमरामैन मुरसलीन के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। चवालीस सेंट्रल यूनिवर्सिटी समेत कुल 90 विश्वविद्यालयों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षाएं CUET UG शुरू हो चुकी है और देश के इस दूसरे सबसे बड़े इम्तिहान को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है। पहला साल है, लिहाजा कई दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। जैसे कई जगह पर छात्रों को जो परीक्षा सेंटर दिया गया वो बंद मिला, कई छात्रों को ऐन मौके पर दूसरे सेंटर्स पर भेजा गया और कई बार ये सेंटर कुछ घंटे की दूरी पर दूसरे शहरों में भी था। इम्तिहान का पहला दिन दीक्षा पश्चिम दिल्ली के अपने परीक्षा सेंटर पहुंची तो हैरान रह गई। उसका सेंटर इम्तिहान से कुछ घंटे पहले ही बदलकर ग्रेटर नोएडा में कर दिया गया था। अधिकारियों से काफी आग्रह किया, लेकिन उन्होंने इम्तिहान शुरू होने से पहले उन्हें वहां से वापस भेज दिया। ये बच्चा ग्रेटर नोएडा से ही आया, अगर ये पहले बोलते तो क्यों परेशान होता ये पहले यहाँ आया, इसको फिर मैं सुबह मॉर्निंग में लेके आया हूँ यहाँ पर। अब बताइए हम क्या करें। अब ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर आए और बिल्कुल फिर अब यहाँ से फिर वापस ग्रेटर नोएडा वो भी अब बोल रहे हैं कि आप एग्जाम टाइम में पहुँचिए। ना कोई, और सबसे बड़ी बात, ना कोई नोटिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ से, ना कोई कुछ लिख के दे रहे हैं, ना कोई नोट्स दे रहे हैं। और क्या बोले वहाँ पर, जब यहाँ पे सेंटर नहीं है तो एंट्री क्यों हो रही है फिर? बताइए अब क्या चाहिए बात करने का। एग्जाम बिल्कुल उन्होंने बोला कि आप चले जाओ, कह रहे आप जाइए। परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को लगता है जैसे छात्रों को हुई इन परेशानियों का खास अंदाजा नहीं है। इम्तिहान कामयाबी के साथ कराया गया। अगर छात्र परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे के अंदर सेंटर पर पहुंचे तो भी हमने छात्रों को उन सेंटर्स पर परीक्षा देने की इजाजत दी जो उन्हें अलॉट नहीं हुए थे। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये भी है कि कई सारे छात्र जब अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें वहां जाकर पता चला कि उस एग्जामिनेशन सेंटर में कोई परीक्षा ही नहीं हो रही। ऐसे ही एक और उम्मीदवार गुरकिरण कौर, जिन्हें रोहिणी का सेंटर दिया गया था, लेकिन वो वहां पहुंची तो सेंटर बंद मिला। उनका सेंटर बिना जानकारी दिए बदल दिया गया। जिस इम्तिहान के लिए वो कई महीनों से तैयारी कर रही थी वो छूट गया। जब हम अपना इंस्टीट्यूट पहुंचे, हमारा टाइम था पेपर का टाइम था 3 बजे और गेट क्लोजिंग का टाइम था 2:30। तो हम वहां पर 2 बजे पहुंच गए और जब हम पहुंचे तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड्स ने हमारे को मिसबिहेव किया। उन्होंने मैनेजमेंट बुलाई, उसके बाद मैनेजमेंट में हमें एंट्री ही नहीं दी और उन्होंने साफ सीधा बोल दिया कि यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं हो रहा और आपको ग्रेटर नोएडा जाना पड़ेगा ये एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। 2 बजे बच्चे आ रहे हैं, 3 बजे उनका एग्जाम है। आधे घंटे में या पौने घंटे में बच्चा कैसे ग्रेटर नोएडा 45 किलोमीटर, जो कम से कम भी नियर पर 45 से 50-60 किलोमीटर पड़ता है, और वो भी पीक आवर्स के बीच में, जब हमने गूगल पे सर्च किया है उसके ऊपर 186 मिनट का टाइम आ रहा है, 3 घंटे का टाइम आ रहा है। हम बताइए हम कैसे एग्जाम दे सकते हैं। कई मामलों में तो ऐसा हुआ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा केंद्र में बदलाव का मेल आधी रात को भेजा।
हम 2 बजे हम पहुंच गए थे, लाइक हम 3 बजे का हमारा एग्ज़ाम था, तो हम 2 बजे पहुंच गए थे। हम जैसे ही पहुंचे, गेट के बाहर बहुत भीड़ हुई थी, पेरेंट्स की बहुत भीड़ थी, लाइक किसी को अंदर जाना अलाउड नहीं हो रहा था। फिर हम अंदर गए, लाइक हमने बात की तो सिक्योरिटी गार्ड कह रहा था कि आपका सेंटर ही नहीं है, आपको ग्रेटर नोएडा जाना है। लाइक हम रोहिणी आए थे एंड इट्स लाइक 3 घंटे का रास्ता था एंड उनका आप ग्रेटर नोएडा जाइए। तो मैंने चेक किया, फिर बाद में तो वहाँ पे देखा कि मैंने 11 बजे मेल आई है। लाइक मैंने देखा ऑब्वियसली आप एक दिन रात को आप स्टूडेंट को भेज रहे हो, वो सो रहा होगा ऑब्वियसली, 12 बजे भेज रहे हैं वो लोग। तो बाद में चेक किया मैंने, अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा, मैंने चेक किया तो अभी भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बच्चों को रिटेस्ट करा दिया जाए, हमारी किसी से कोई नाराजगी नहीं है, बट ये है कि जो गलती उनसे हुई है, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन से हुई है, उसकी हम भरपाई हम क्यों करें, या बाकी पेरेंट्स से बच्चे क्यों 3-3 साल की बच्चों ने तैयारी कर रखी है। हाँ, बच्चों ने 3-3 साल की तैयारी कर रखी है, तो उनका अभी तो कई फेज में एग्जाम होने हैं, 20 अगस्त तक कई फेज में एग्जाम होने हैं, तो हमें नेक्स्ट किसी फेज में हमें मौका दिया जाए। कई और छात्रों का भी ऐसा ही अनुभव रहा। मेल जो आया था वो 11:45 PM पे आया। अच्छा, रात को आपको भी रात को ही मिला है? और जब मैंने कॉल करके पूछा तो उन्होंने बोला कि हो गया है, और मैंने जब बोला तो उन्होंने बोला कि कुछ लिंक में प्रॉब्लम होगी। तो हमने जब लिंक चेक किया तो वापस फिर नोएडा का आने लगा। परीक्षा अधिकारियों के कुप्रबंधन के शिकार छात्रों के माता पिता अब अधिकारियों से आग्रह कर रहे हैं कि उनके बच्चों को एक और मौका दिया जाए, लेकिन परीक्षा से जुड़े अधिकारी इससे इनकार कर रहे हैं। उल्टा सारा दोष छात्रों पर डाल रहे हैं। अगर छात्र इम्तिहान शुरू होने के आधे घंटे बाद परीक्षा केंद्र पहुंचे तो उन्हें दोबारा इम्तिहान का मौका देने की कोई संभावना नहीं है। जहां एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस सवाल के ऊपर चुप्पी साध रखी है कि क्या उन बच्चों को एक और एग्जाम देने का मौका मिलेगा जिनका एग्जाम लास्ट मिनट पर सेंटर बदलने की वजह से छूटा, वहीं दूसरी तरफ बच्चों के आगे अनिश्चितता बढ़ती जा रही है और सवाल यही कि क्या किसी और की गलती का खामियाजा बच्चों को अपने भविष्य से चुकाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जेवियर थॉमस के साथ मक्षी डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश पर सूखे के बादल मंडराने लगे हैं। बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में महज 42% ही खरीफ फसल की बुआई हो पाई है। बारिश न होने की वजह से इटावा से लेकर बुंदेलखंड तक हाहाकार मचा है। रविशंकर शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। इटावा में जसवंत नगर की महिलाएं बारिश के लिए सूखे खेत में सांकेतिक तौर पर हल चला रही हैं। मानसून के इस मौसम में इन खेतों में पानी होना चाहिए, लेकिन आज यहां धूल उड़ रही है। इसीलिए अब पूजा अर्चना करके बारिश होने की प्रार्थना की जा रही है। ये मक्का है, बाजरा है और ये धान है, ये शाखा है, तो ये पानी बरस रही है, ये शाखा हुए। इंद्रदेव की सेवा कर रहे हैं, ये पानी नहीं बरस रहा है, इसलिए उनसे प्रार्थना मांग रहे हैं कि ये पानी बरसे। और सूखा पड़ी है, जनता परेशान है, इसलिए ये हर चलाना जा रहा है। इटावा ही नहीं, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर प्रयाग के किसान भी सूखे से परेशान हैं। मुन्नी देवी और भुल्लर जैसे किसानों ने ट्यूबवेल के पानी से किसी तरह धान की रोपाई तो कर ली, लेकिन बारिश न होने से धान की फसल पर सूखे के बादल मंडरा रहे हैं। धान की फसल को इस मौसम में लगातार पानी चाहिए और छोटे किसानों के लिए ट्यूबवेल से लगातार सिंचाई करना संभव नहीं है। खेत सब सूखा जा रहा है, बेहन आ गई है, बारिश हो नहीं रही है, हम लोग किसान मर जाएंगे साहब, कोई सहायता नहीं हो रहा है साहब। आखिर जुताई नहीं, बुआई कहाँ से बच्चों को पालेंगे हम? हाँ, बेहन धान की छोड़ दिया, जो घर का पैसा वो भी लगा दिए, उसके बाद अब कोई सहारा नहीं है, केवल खेती का अलावा। बेहन भी खराब हो रही, पानी भी नहीं है। प्रयाग ही नहीं, यहाँ करीब 200 किलोमीटर दूर झांसी, जालौन, महोबा और हमीरपुर जैसे जिलों में खेत बंजर हो रहे हैं और नहरें सूखी पड़ी हैं। यहाँ सूखे के चलते किसान मूंगफली उगाने के बजाय अब बीज वापस बेच रहे हैं। मूंगफली बेच भी आए थे, जब बीज पाए थे हमने 8 क्विंटल मूंगफली ली थी। अब साहब 8 क्विंटल में कोई फरवाई सब करवाओ, अब करवावे के बाद जब 5 क्विंटल निकली, कही के चलो भैया पानी को इंतजार करो, पानी नहीं बरसो, थोड़ी बहुत बहती सुबह जमी नहीं जमी, पानी बरसो भैया, जब बीजी बेच के लाने ले आए।
अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां सूखे के आसार ने सरकार को भी बैठक करने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक का आकलन यही है कि 60% से कम बारिश हुई है और यहाँ पर जो खरीफ के फसल की रोपाई है वो केवल 42% अब तक हो पाई है। सूखे ने खरीफ की फसल पर गंभीर असर डाला है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख हेक्टेयर में खरीफ की फसल की बुआई होती थी, लेकिन इस बार केवल 42 लाख हेक्टेयर में ही बुआई हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके बांदा, हमीरपुर, जालौन, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, संत कबीर नगर और श्रावस्ती है। कृषि विभाग के अधिकारियों को, कृषि विश्वविद्यालयों को, कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हमें अलर्ट मोड में रखना चाहिए और वे लोग किसानों के साथ लगातार संवाद बना के रखें, उनको सही जानकारी दें और अगर बाई चांस सूखा की नौबत आती है तो उसकी भी हमारे पास तैयारी होनी चाहिए, जिससे जो भी हमें औपचारिकता करनी होंगी तो फिर मंत्री समूह गठित करके उस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल 15 जून से 15 सितंबर तक होती है। अगर अब भी बारिश हो जाए तो किसानों को कुछ राहत मिल सकती है। सरकार से लेकर किसान सभी इसी जुगत में हैं कि किसी तरह हालात सुधरें। इटावा से अरशद जमाल के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।